हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट पर के डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करा था। अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। राइट, देखते हैं एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। तो ये एक बहुत ही बड़ा बात बोल रखा है। याद रखना, हमारे आसपास के जितने सारे भी मटेरियल्स हैं, जितने सारे भी सब्सटेंस हैं, उन सब में किसी न किसी तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। हाँ, ये हो सकता है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, इस वजह से हमें उतना पता नहीं चल पाता है। लेकिन याद रखना कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस है, हर किसी में किसी न किसी तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। राइट, द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन्स। और इनका जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट है। आपको पता है ये एटम से बने हुए हैं और एटम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो हमेशा मूव करते रहता है। राइट, तो आपको पता है किसी एक चार्ज पार्टिकल का जब मूवमेंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन दिया हुआ, ये एक मान लो लूप दिया हुआ। राइट, तो इलेक्ट्रॉन का ये जो मूवमेंट है, क्योंकि वो उसका मूवमेंट सर्कुलर है, तो आप इसको एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन मान लो किसी एक डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट ले लेते हैं। और अगर यहाँ पर आप राइट हैंड रूल लगाओगे, तो आप थंब रूल जैसे लगाओगे, आपको तब पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। वहीं मान लो करंट का डायरेक्शन लूप में अपोजिट साइड कर दिया तुमने, इस पर्टिकुलर साइड में कर दिया, उस केस में क्या होगा, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो तरह का मोशन शो करता है। एक तो वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहता है, तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। वहीं वो क्या करता है, अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करता है, और अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करने की वजह से भी उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का जनरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह पर का जो है मैग्नेटिक मोमेंट का जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये आपको नजर आ रहा है। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट, इसी के बारे में बात हो रहा है, जहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइनी मैग्नेट की टाइप से बिहेव करेगा। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन, इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमने डिस्कस करा, एंड इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। Electron being a charged particle and undergoing these motions can be considered as a small loop of current। ये हमने बात बोला ना, ये इसको हम लोग स्मॉल लूप ऑफ करंट कंसिडर कर सकते हैं। विच पोजेसेस है मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस का एक्चुअली इसका जो वैल्यू होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत स्मॉल होता है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो देखो 9.27 इंटू 10⁻⁻24, ये वैल्यू जो है ये खुद में काफ़ी छोटा वैल्यू है, तो इस वजह से हमें कई बार पता नहीं चल पाता है। राइट, अब देखो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसके वजह से ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनमें अलग अलग जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसके वजह से हमने इसको 5 पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो 5 पार्ट क्या क्या है, सबसे पहला पार्ट है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायामैग्नेटिक, और क्या है फेरोमैग्नेटिक, फिर है एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट है फेरीमैग्नेटिक। तो इतना सारा पार्ट इसमें डिवाइड किया गया है सब्सटेंसेस का अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। राइट, तो मैंने क्या किया है, ये एनसीईआरटी में जितना सारा कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं अलग से नोट्स में रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। तो हम लोग सबसे पहले नोट्स आते हैं, अगर नोट्स को हम लोग देख लेंगे तो ये सारा चीज़ अपने आप कवर हो जाएगा। उसमें कुछ एडिशनल बात भी मैंने बता रखा है। राइट, तो देखते हैं नोट्स में क्या कुछ लिखा है। तो नोट्स में डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आपको अभी मैंने दिखाया था कि करंट का डायरेक्शन, जैसे ही मान ले किसी एक लूप में हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या है मैग्नेटिक मोमेंट भी सोच सकते हैं। राइट, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन जिस साइड में होता है उसके जस्ट अपोजिट करंट लेते हैं, और जब करंट का डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर लेंगे तो उसके रिगार्डिंग हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। ये डिपेंड करेगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। राइट, अब देखो हम लोग नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बता रखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को टोटल 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है ना, टोटल 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से। तो देखो पैरामैग्नेटिज्म किसको बोलेंगे, है ना,
या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे, सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पर ध्यान दो, वीकली अट्रैक्टेड, तो ये सारे जो सब्सटेंस होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे वहाँ पर वीकली अट्रैक्टेड होंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे उस फील्ड में इस टाइप पर के सब्सटेंस को वो वीकली अट्रैक्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना, वीकली है ना, यहाँ पर अट्रैक्शन भी है बट ये जो अट्रैक्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी कम होगा, राइट। बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह का सब्सटेंस जो कि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट किया जाएगा उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। और इसके एग्जांपल देखो, एल्युमिनियम, मैंगनीज, कॉपर, TiO, VO इस तरह करके लिखा है। तो आप ये बात जान लो कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी होंगे उनका एक और प्रॉपर्टी क्या होगा कि उनके पास जो है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लो एल्युमिनियम की बात करो, है ना, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो एल्युमिनियम का लिखा, आपको पता है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, राइट। तो क्या हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, राइट, फिर क्या हो जाएगा 2p6, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2, राइट, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2 के बाद 3p1, राइट। आप देखो यहाँ पर नजर आ रहा है 3p1, इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है ही ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी रहे किसी भी एटम या फिर आयन में तो पक्के तौर पर वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इस बात को आप जान लो, राइट। अब कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म की। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना कि पैरामैग्नेटिक टाइप पर के जो सब्सटेंस होंगे ना, वो सब्सटेंस क्या करेंगे, जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक वो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो करेंगे। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड को आपने रिमूव कर दिया उस केस में उनका जो ये मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है वो भी लूज कर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर वो सिंपल टाइप पर के सब्सटेंस बन जाएंगे, फिर उसमें मैग्नेटिज्म का कोई बिहेवियर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट बात आप देखो, बोल रहा है देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने पर इस पर कोई खासा फर्क नहीं आएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बोल रहा है दे हैव प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। मैंने ये पहले भी बताया था कि वैसे सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है केवल वही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, दे आर मैग्नेटाइज्ड इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो इस लाइन को आप ऐसे सोच सकते हो, एक्चुअली स्टार्टिंग में अगर कोई मटेरियल को आप लोगे ना तो आपको पता है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, राइट। मैं पहले दिखा दूं वो कैसा कुछ आपको नजर आएगा। एक्चुअली होता क्या है, आप इस बात को समझ लो। मान लो आपने किसी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ले रखा है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है कि बहुत स्मॉल स्मॉल डोमेन से मिलकर बने होते हैं। डोमेन कहने का मतलब है कि मान लो एक पूरा सब्सटेंस है, उसको हमने काफ़ी पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, और काफ़ी पार्ट में उसका एक यूनिट को मैं वन डोमेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। एक्चुअली डायरेक्शन कहने का मतलब है उनका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, राइट। बहुत अलग अलग उनका डायरेक्शन होगा, मान लो ऐसा करके अलग अलग डायरेक्शन है। बट क्या होगा जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये जो अलग अलग डायरेक्शन पर के आपके जो मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहे हैं वो क्या होगा, उनका डायरेक्शन एक यूनिक डायरेक्शन में आ जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे। तो इसी के बारे में बोल रखा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनका जब आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो क्या होंगे, वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। यहीं पर जब आप ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे, देखो यहाँ पर नॉर्थ साउथ लिख रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। जब आप यहाँ पर नॉर्थ साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दोगे उस केस में ये वापस से क्या हो जाएगा, ये वापस से ऐसा ही हो जाएगा फिर से, है ना। तो इसमें कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक होंगे उस केस में ये एक यूनिक डायरेक्शन में होंगे और फाइनली ये सारे मिलके एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। बट अगर ये आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दोगे उस केस में ये वापस से रेंडमाइज हो जाएंगे। तो यही बात लिखा है यहाँ पर, दे आर मैग्नेटाइज्ड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन।
मतलब कि शुरू में वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो रेंडमाइज होगा, बट जैसे ही आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करने लगेगा और उसी की वजह से उनका एक एडिटिव रिजल्ट आ जाएगा। और यही वो रीजन है जिसके वजह से वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक यूट्यूब दिया गया है, यूट्यूब के अंदर देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों का लेवल सेम है। ये जो पैरामैग्नेटिक टाइप पर का सब्सटेंस है इन दोनों का लेवल सेम है, बट जैसे ही आपने मैग्नेट अप्लाई किया, देखो यहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल लिखा हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आपको नजर आ रहा होगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इस मैग्नेट की ओर वीकली अट्रैक्ट हो गया और उसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर देख लो कि ये जो है इसका लेवल डाउन हो गया और इसका लेवल क्या हो गया, अप हो गया। आपको पता चल रहा होगा मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर, राइट। अब हम लोग सेकेंड तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आते हैं जो कि हम लोगों को देखना है डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं वो आप देख लो, सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड होते हैं, है ना। आप याद रखना यहाँ पर ये जो सब्सटेंस होंगे वो रिपेल किए जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा ही रिपेलिंग पावर नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा रिपेलिंग फोर्स नहीं होगा, ये वीकली रिपेल्ड किए जाएंगे, ठीक है। इनका एग्जांपल आप ले लो ZnCl2, TiO2, V2O5, H2O, NaCl। आप जो भी एग्जांपल लोगे आप ये बात का ध्यान रखना कि उसमें प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होना चाहिए, या ये कह सकते हो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आप एक एग्जांपल Zn को ही ले लो, है ना। तो Zn पर का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो Zn पर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। अगर आपने ZnCl2 रखा तो इस केस में आपको पता है जिंक में +2 चार्ज है, राइट। अब अगर जिंक में +2 चार्ज है तो आपको पता है +2 चार्ज होने के लिए क्या होगा, आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आउटर मोस्ट सेल से। तो आपने अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसके बावजूद देखो कि यहाँ पर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वैसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, उनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं, राइट। अब इसके और क्या क्या प्रॉपर्टी आप देखो, दे हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे। देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वापस से इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर से उनका कोई खासा मतलब नहीं है। अब आप देख लो ये जो एग्जांपल दिया गया है, आप वापस से देखो ये यूट्यूब में आपको ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनका लेवल सेम नज़र आ रहा होगा। वहीं जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करा है तो मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर वीकली रिपेल करने की वजह से ये इनका जो लेवल है वो नीचे चला गया है और ये इस अपोजिट साइड में ये अप आ गया है, राइट। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ फेरोमैग्नेटिज्म में, या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखो किसको बोलते हैं, सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। आपको याद होगा ये जो पैरामैग्नेटिज्म हमने पढ़ा था उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही था, बट वहाँ पर वीकली था, बट यहाँ पर वीकली की जगह पर हमने स्ट्रांगली यूज किया है। तो वैसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल, गैडोलिनियम, CrO2, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात इसको पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर से बिल्कुल अलग बनाता था। आपको पता होगा पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर जहाँ पर हमने देखा था वो क्या था कि जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उस पर्टिकुलर केस में वो जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता था, बट जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया था उस केस में वो वापस से रेंडमाइज हो गया था और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर दिया था। बट इस टाइप पर के ऐसे सब्सटेंस में क्या होगा कि जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएंगे, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, बट उसके बावजूद जब हम लोग उसको हटा देंगे तो हमें क्या नज़र आएगा कि ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ये एकदम से ख़त्म होके ज़ीरो नहीं हो गया है, इसमें फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायरेक्शन या मैग्नेटिज्म का बिहेवियर इसमें अभी भी बचा हुआ रह जाता है। इवन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को
वहाँ से रिमूव कर दोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इसको पैरामैग्नेटिज्म से अलग बनाता है। यहाँ पर एक और बात है, ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जब भी हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो वापस से क्या होगा, रेंडमाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसमें फिर से जो मोमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मोशन जो है वो रेंडम डायरेक्शन में होने लगेगा और इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक टाइप पर का बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। राइट, इसका रीजन देखो, इसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसका रीजन यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है दिस इज ड्यू टू रेंडमाइजेशन ऑफ डोमेन्स स्पिन ऑन हीटिंग। क्योंकि इनमें जो डोमेन है ना उनका स्पिन का रेंडमाइजेशन हो जाएगा, है ना। वो जो पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे, अब जहाँ पर उनका एडिटिव प्रॉपर्टी और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नज़र आ रहा था, अब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए नज़र आएंगे, तो रिलेटिवली काफ़ी कम मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बच जाएगा। तो हम लोग उसको फिर पैरामैग्नेटिक वाले प्रॉपर्टी में रखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक वाला प्रॉपर्टी जो था वो उसको हमने डिफाइन किया था, दैट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। राइट, अब देखो एक्चुअली ये फेरोमैग्नेटिज्म में हो क्या रहा, मैं तभी बताया था कि कोई भी एक बड़ा सा सब्सटेंस की अगर बात करूँ तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। तो ये डोमेन्स में जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो जनरेट किया गया मैग्नेटिक मोमेंट है, मान लो वो रेंडमाइज डायरेक्शन में है ना, क्लस्टर ऑफ आयंस, एक्चुअली ये जो डोमेन है ये क्लस्टर ऑफ आयंस बोल सकते हो, क्लस्टर ऑफ एटम्स बोल सकते हो, इनका मिला हुआ एक कंबाइंड स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया। ये स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है, ये स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर डोमेन में यहाँ पर रेंडमाइजेशन आपको नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे कि ये जो डोमेन पर का जो डायरेक्शन है ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है तो खास तौर पे हमें अब जो मैग्नेटिक मोमेंट नज़र आएगा वो इन सब का क्यूमुलेटिव नज़र आएगा, मतलब इनका एक एडिटिव नज़र आएगा। और क्योंकि अगर इनका एडिटिव नज़र आ जाएगा तो रिलेटिवली ज़्यादा होगा, जो शुरू पर से मैग्नेटिक मोमेंट था उसके रेस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा हमें मिलेगा। राइट, अब अगर मान लो आपने आयरन पर का बात करा तो देखो यहाँ पर आयरन पर का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो आयरन में क्या होगा, या तो मान लो आप उसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। आप अगर हंट्स रूल और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस बात को देखो तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकते हैं, तो वो दोनों ही कैटेगरी यहाँ पर दिखाया गया है। एक्चुअली क्या होगा, ये पेयर्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड वाले में क्या होगा, दोनों जो मोमेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और इन्हीं का रिजल्ट क्या होगा, इन्हीं का रिजल्ट के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन का रीजन भी यही है। राइट, तो देखो यहाँ पर ये बात पूरा अच्छी तरह से मेंशन है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें नजर आ रहा होगा ना। अब देखो यहाँ पर इस फिगर में डोमेन के बारे में दिखाया गया। मान लो एक प्रॉपर तुमने एक सब्सटेंस ले लिया, वहाँ पर देखो बहुत सारा पार्ट किया हुआ है, देखो ये एक पार्ट, आप इस पार्ट को एक डोमेन समझ सकते हो, ये भी एक डोमेन है, ये भी एक डोमेन है, ये भी एक डोमेन है, डोमेन ये सारे डोमेन है। तो हर डोमेन में आप देखो, अगर इस पर्टिकुलर डोमेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस डोमेन में डायरेक्शन कुछ अलग है, इस डोमेन में डायरेक्शन कुछ अलग है, हर जगह आपको डायरेक्शन अलग अलग नज़र आ रहा होगा। राइट, बट क्या करोगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे इस पर्टिकुलर केस में, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा फिगर दे रखा है, आप समझ पा रहे होगे कि ये सारा जो डायरेक्शन है वो सारे मिलकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि सारा का सारा जो होगा, आपको पता है कि कोई डायरेक्शन अगर, क्योंकि ये वेक्टर है ना, क्योंकि अगर सबको सेम डायरेक्शन में कर दिया तो सब एडिटिव शो करेंगे, और फाइनली इनका रिजल्ट जो है वो एक बड़ा वैल्यू निकल कर सामने आएगा, और बड़ा वैल्यू निकल कर सामने आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंसेस थे जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड थे, है ना। ऑल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इस वजह से यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जनरेशन होगा। अब आप एक बात और यहाँ पर याद रखना, अगर मान लो आपने ये जो मैग्नेटिक
फील्ड बाहर से अप्लाई करा था वो अगर आप इसमें ख़त्म कर दोगे, वो आप हटा दोगे, तो अगर ये फेरोमैग्नेटिक टाइप पर के सब्सटेंस है तो हो सकता है यहाँ पर से कुछ एक पार्ट जो है वो फिर से रेंडमाइज हो जाए, तो बट मैक्सिमम क्या रहेंगे, मैक्सिमम डोमेन की जो चीज़ रहेंगे, डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा वो सिमिलर रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, और इनका रिजल्ट ये होगा कि इनका फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इवन आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो ये बिहेवियर इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। एक्चुअली ये टेम्परेचर क्या है इसको देखो आओ। इट इज द टेम्परेचर above which a ferromagnetic substance changes into paramagnetic substance। अब आपको पता है कोई भी एक सब्सटेंस है, मान लो उसको अगर आप हीट करोगे तो उसमें एनर्जी तो आएगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होगा, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि सेट था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में, अब वो क्या होगा, रेंडमाइज होगा। ठीक है, अगर रेंडमाइज होगा तो उस केस में पक्की तौर पे उसमें कुछ चेंजेस आएंगे मैग्नेटिक में, जो कि क्या हो जाएगा, और फाइनली वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इसलिए चेंज होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसमें है ही, बट उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है अब वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन या सिंगल डायरेक्शन नहीं रहा, अब उसमें बदलाव आ जाएगा। तो बहुत सारे जब डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे, कई सारे डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा कि उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो काफ़ी कम होगा, और उस केस में वो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होंगे, इस वजह से उनको हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा है। अब क्यूरी टेम्परेचर हर एक एलिमेंट पर के लिए डिफाइन है। जैसे आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस होता है, निकल के लिए वहीं 358 डिग्री सेल्सियस होता है, कोबाल्ट के लिए 1131 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्यूरी टेम्परेचर डिपेंड करता है कि हमने सब्सटेंस क्या लिया है, राइट। नेक्स्ट आप देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी एक तरह के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही है। ठीक है, और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं ये भी एक तरह के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब वीक की जगह स्ट्रांगली हमने लगा दिया वहाँ पर, तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन गए। अब ये देखो आपने एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे जनरेट हुआ, राइट। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू पोजेसेस पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक बट एक्चुअली हैव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। आपको देखने से ये लगेगा कि ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या फिर फेरोमैग्नेटिक होंगे, मतलब या तो वीकली अट्रैक्ट किए जाएंगे या स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाएंगे, बट एक्चुअली क्या होगा, उनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, MnO, MnO2, FeO, Fe2O3, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अब इनका जो जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हुआ वो कैसे हुआ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लो मैग्नीज ले लिया ना, मैग्नीज बार का कॉन्फ़िगरेशन देखो ये लिख रखा है, आपको पता है एटॉमिक नंबर 25 होता है। अब मान लो MnO लिया है, तो MnO में +2 चार्ज होता है, आपको पता है ना। तो Mn+2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे। 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद भी देखो आप D में तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो एक डोमेन की बात करें तो डोमेन तो ऐसे ही होगा, अनइवन ओरिएंटेशन, ठीक है, उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा मैग्नेटिक मोमेंट का। लेकिन आप क्या करोगे, आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया था, मान लो नॉर्थ साउथ टाइप से अप्लाई किया था, उस पर्टिकुलर केस में क्या था, उनका डायरेक्शन एक फिक्स हो गया था, है ना, डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब क्या है, ये जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। बट क्या होगा, ये सारे डोमेन कुछ ऐसे सेट होंगे कि सोचो कि डोमेन एक का मान लो रिजल्टेंट अपवर्ड और दूसरे का रिजल्टेंट उसी तरह डाउनवर्ड। अब क्या होगा कि दो डोमेन कुछ ऐसे आ गए, उनका वैल्यू भी सिमिलर हो गया और आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जितने सारे डोमेन हैं सारे एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, या फिर नेट रिजल्टेंट हो सकता है कि उनका जीरो हो जाए, क्योंकि डोमेन का एक मान लो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा एक डोमेन का, दूसरे डोमेन का पॉसिबिलिटी है ना कि उसका डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। अगर मान लो डोमेन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, तो नेट रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा।
और नेट रिजल्ट जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो उनका नेट रिजल्ट क्या होगा, तो उनका नेट रिजल्ट जीरो हो जाएगा, है ना। हाफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और हाफ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसल मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच अदर। तो ये जो केस होगा, तो इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट वो जीरो देखने को मिलेगा। और यही वो रीजन है जिसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो उस टाइप पर के सब्सटेंस इनके पास क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमें देखने से ऐसे लगेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या फिर फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाले हैं, बट एक्चुअली ये आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल कर देने के वजह से इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो उस टाइप पर के सब्सटेंस को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। आप याद रखना, ऑन हीटिंग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वापस से आपको पता है, जब अगर हम लोग हीट करेंगे तो इनका डायरेक्शन जो है वो रेंडमाइज हो जाएगा, और रेंडमाइज होगा तो फाइनली तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करने ही वाले हैं, राइट। अब हमारा फिफ्थ पार्ट आ जाएगा फेरीमैग्नेटिज्म। देखते हैं ये क्या है ना। इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal manners। एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं ये फेरीमैग्नेटिज्म भी जो है वो एक तरह का पैरामैग्नेटिज्म ही है, बट इसमें ये जो डोमेन है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कुछ ऐसे सेट रहेंगे कि वो सारे एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। इससे जस्ट पहले जो हमने एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा था उसमें क्या हुआ था, नेट मोमेंट जो था वो जीरो आ गया था। बट इस केस में होगा कि कुछ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट कुछ ऐसे डोमेन्स होंगे जो कि कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। तो उनके वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो रिलेटिवली काफ़ी कम होगा, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होंगे बट वो एकदम से जीरो नहीं होगा या फिर बहुत हाई उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इंटरमीडिएट आ गया। इस वजह से उसको हम लोगों ने फेरी मैग्नेटिज्म के नाम से जाना। They are weakly attracted by magnetic field as compared to ferromagnetic substances। तो ferromagnetic substance के तरह बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये weakly attracted होते हैं magnetic field में। एग्जाम्पल आप देखते हो मैग्नेटाइट और ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो फेरीमैग्नेटिज्म पर के एग्जाम्पल हैं। अब ये स्टेटमेंट भी इसके लिए सही होगा, ऑन हीटिंग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनको वापस से जब हम लोग हीट करेंगे तो आपको पता है हीट करने के बाद ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का बन जाएगा। आप इस फिगर को देखो, यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा है कि इनका जो डायरेक्शन है वो अनइवन डायरेक्शन है डाइपोल पर का। ये हमने मान लो एक डोमेन सेट किया है। उस केस में अगर मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद देखो ये दो अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, पर डोमेन का ये पार्ट जो है ना ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हो पाया। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा जो कि बचा हुआ होगा, एकदम से जीरो नहीं होगा, और इसी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो कम होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में कम होगा। बट ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा, और ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, राइट। तो इस टाइप पर के सब्सटेंस को हम लोग फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, और ये जो फिनोमिना है इसको फेरीमैग्नेटिज्म बोलेंगे। अब मैं इसको एनसीईआरटी में देखो फिगर दे रखा है उसके थ्रू मैं समझा दूंगा। अब आप इस एनसीईआरटी के फिगर को जरा गौर से देखो, राइट। तो ये पहला जो आपको फिगर दे रखा है आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहला में सारा का सारा मान लो अगर ये डोमेन सेम डायरेक्शन में है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में सारे डोमेन है, तो ये जो है ये फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। वहीं आप सेकंड वाला देखो अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, तो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें सारे के सारे डोमेन एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दिए। तो इस टाइप पर के सब्सटेंस को हमने एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक इसके फिनोमिना को बोला। वहीं देखो दो अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दो अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मान लो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, बट नेट रिजल्ट जो है वो जीरो नहीं हो पाया, है ना। इनमें अभी भी इनमें कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जिनका कि मैग्नेटिक फील्ड पर का डायरेक्शन, जिनका कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, और ये एडिटिव टाइप पर के हो जाएंगे, और एज ए रिजल्ट कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाएगा, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इसमें जनरेट हो जाएगा।
तो इस टाइप पर के जो सब्सटेंस है इसको हमने फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोला, या ये जो फिनोमेना है इसको फेरी मैग्नेटिज्म बोला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स खत्म कर दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड खत्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं ब्रैग इक्वेशन।